हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम काकोली और आज डिस्कस करते हैं टॉप 10 पेटिशंस जो हर लॉ स्टूडेंट को पता होने चाहिए। बहुत सारे पेटिशंस के नाम हम अपने कॉलेज टाइम से सुनते आए हैं, कॉलेज में सुनते हैं, जैसे कि रिट पेटिशन, स्पेशल लीव पेटिशन, ये पेटिशन, वो पेटिशन। तो इन सब के मतलब क्या होता है? क्यों ना एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट पेटिशंस को रैप अप कर लिया जाए, इनका मतलब समझा जाए विथ रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स या जो भी लॉ इन्वोक हो रहे हैं उसकी मदद से। ठीक है, तो हम समझेंगे हर एक पेटिशन। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल लिटिगेशन के एसेंशियल्स होते हैं। बिना पेटिशन फाइल किए आप स्टार्ट ही कैसे करोगे अपना केस? ठीक है, तो समझते हैं कौन से है वो टॉप 10 petitions at a glance। तो एवरी पेटिशन टेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल लिटिगेशन के केस में। तो सबसे पहले हम रिट पेटिशन समझेंगे, फॉलोड बाय स्पेशल लीव पेटिशन, और इनका मतलब भी हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उसके बाद रिव्यू पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन, कंटेम्प्ट पेटिशन, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, इलेक्शन पेटिशन, आर्बिट्रेशन पेटिशन और ओरिजिनल सूट जो होता है वो। तो जो ओरिजिनल शूट भी होता है उसमें भी आप प्लेंट तो फाइल करते ही हो, तो वो भी काइंड ऑफ पेटिशन। ये सारे ये पेटिशन के टाइप्स होते हैं। तो ये 10 अगर समझ में आ गए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हर आगे के पूरे प्रोसीडिंग्स भी समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिट्स। तो जब रिट्स की बात होती है तो फर्स्ट चीज जो हमें सिखाई जाती है वो ये कि रिट तब फाइल होता है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हुए हो। राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में आप बस याद रखना आर्टिकल 32 रिट्स की बात कर रहा है, और हाई कोर्ट्स के केस में आर्टिकल 226। तो इट इज फाइल्ड व्हेन अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। ठीक है, इन हाई कोर्ट्स। और हाई कोर्ट्स का तो एक्चुअली जो 226 है आर्टिकल, वो वाइडर होता है कंपेयर टू आर्टिकल 32। तो उसका जो रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है ना वो बहुत ब्रॉड होता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं आप तभी जा पाते हो। लेकिन डायरेक्टली मतलब आप फाइल कर सकते हो पेटिशन। लेकिन 226 के केस में आप सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं, कुछ लीगल राइट्स भी है जैसे मैरिज रिलेटेड हो गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप अप्रोच कर सकते हो। फाइन, तो जब हम फाइल करते हैं डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जैसे रिट पिटिशन, तो तब हम बनते हैं पेटिशनर, और जो ऑपोजिट पार्टी होती है वो बनती है रिस्पोंडेंट। तो बेसिकली कोई भी सिविल सूट में जब पहली बार प्लेंट फाइल होता है, सिविल सूट स्टार्ट हो रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, मनी रिकवरी सूट्स हो गए, तो जो अग्रीव पार्टी है प्लेंट फाइल करने वाला उसे प्लेंटिफ बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट होता है डिफेंडेंट। और जब अग्रीव्ड पार्टी जिसके भी अगेंस्ट में जजमेंट आया हो, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, जब वो अपील करता है तो वो बनता है अपेलेंट, जिसके ऑपोजिट में होता है रिस्पोंडेंट। लेकिन जब कोई डायरेक्टली कोई पिटिशन फाइल करता है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, हायरार्की वाइज नहीं, जैसे रिट्स में, तो तब वो बनता है पेटिशनर और उसका ऑपोजिट पार्टी बनता है रिस्पोंडेंट। ये हमें याद रखना है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट illegally demolishes your property without giving you a hearing। तो जो ये रिट पेटिशन है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में ही फाइल नहीं हो रही है। ठीक है, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, हाई कोर्ट का जैसे मैंने बोला बहुत ब्रॉड होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन, तो उसमें लीगल राइट्स भी आते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, मान लो चलो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जिसने कुछ इलीगल काम किया हो, ठीक है, या ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे होंगे और उस वजह से इलीगल कुछ काम कर दिया है उन्होंने, जैसे कि आपका कुछ भी प्रॉपर्टी में जो भी बनी हुई चीज है, बिल्डिंग, उसे डिमोलिश कर दिया इलीगली म्यूनिसिपैलिटी ने फॉर एग्जाम्पल। तो म्यूनिसिपैलिटी भी एक पब्लिक ऑफिस ही हुआ। तो उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट में रिट डाल सकते हो। इसलिए हाई कोर्ट के रिट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ब्रॉड होता है कंपेयर टू 32 हियर। अब जैसे कुछ लैंडमार्क केसेस ले लेते हैं, एडीएम जबलपुर। एडीएम जबलपुर का ये केस बहुत ही लैंडमार्क है, क्योंकि इस केस में ना एक बहुत बड़ी गलती भी सुप्रीम कोर्ट ने की थी इंटरप्रिटेशन की। कैसे? जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था 1975 के अराउंड, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था इमरजेंसी, जो बहुत ही रिनाउंड फेज है इंडिया का। तो उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह को अरेस्ट कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर। मतलब बिना ट्रायल के उनको बहुत लंबे टाइम तक प्रिजन्स में ऐसे ही रख दिया गया था। और उन्होंने फिर पेटिशन फाइल की थी, उन्होंने ये बोला था कि हमें इतने लंबे टाइम तक आपने बंद करके रखा है तो हमारा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि बेल बेल तो मिलनी ही चाहिए। इस केस में बेल का कॉन्सेप्ट ही आया है आर्टिकल 21 की वजह से कि पर्सनल लिबर्टी मिलना चाहिए एंड बेल इज द रूल।
जेल इज द एक्सेप्शन, वी ऑल नो दैट। तो इसीलिए तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आर्टिकल 21 को वो वायलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई भी डिटेन प्रिजनर्स जो होते हैं, क्या वो इमरजेंसी के टाइम पे जाके रिट फाइल कर सकते हैं? आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है ऐसा बोल सकते हैं कि उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट्स को? तो यही क्वेश्चन था कि कैन दीज प्रिजनर्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी? इज इट पॉसिबल? तो इसी पे कोर्ट ने बोला था कि नहीं, इमरजेंसी के टाइम पे आप अप्रोच नहीं कर सकते हो कोर्ट को, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आर्टिकल 21 को इंपॉर्टेंस नहीं मिली, और बाद में जो पुत्तस्वामी का केस था, ठीक है, क्लियरली क्लियरली इस केस को ओवर रूल किया गया। फाइन। और राइट टू प्राइवेसी को भी साथ में बोला गया कि ये भी रिकॉग्नाइज्ड होता है, लेकिन ये वाला जो रूलिंग है इसे बाद में ओवर रूल किया गया था, बहुत ही क्लियरली किया गया था। ठीक है, ये बोलते हुए कि आप बिल्कुल जो हिबिस कॉर्पस है इसका पेटिशन आप फाइल कर सकते हो, क्योंकि हिबिस कॉर्पस का मतलब ही होता है जहां आपको इलीगली डिटेन किया गया हो। तो इमरजेंसी के टाइम पे भी आप बिल्कुल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। फाइन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं स्पेशल लीव पेटिशन। तो डेट्स हुए हमें क्लियर। अब स्पेशल लीव पेटिशन जो है वो आर्टिकल 136 में आता है। तो यूजुअली जब भी कोई पार्टी ओरिजिनल सूट फाइल करती है तो जजमेंट आता है, डिक्री पास होता है, एवरीथिंग हैपेंस, और जो भी अग्रीव पार्टी होती है वो अपील फाइल करता है डिक्री के अगेंस्ट में। लोअर कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं उसके अगेंस्ट में आप अपील फाइल कर सकते हो, राइट? तो जब अपील फाइल होती है, ठीक है, तो हाई कोर्ट में अपील फाइल हुई, वहां से भी अग्री हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करोगे। अब मान लो हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील ही नहीं दी, मतलब जब आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ अपील लेना पड़ता है हाई कोर्ट से, और ये दिया गया है आर्टिकल 134A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सर्टिफिकेट ऑफ अपील। तो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील मिलती है तो बढ़िया, लेकिन अगर हाई कोर्ट मना कर देता है, तब फिर आपके पास जो रेमेडी होती है वो है स्पेशल लीव पेटिशन फाइल करने की अंडर आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट में। तो द लास्ट डोर टू द सुप्रीम कोर्ट, मतलब when no regular appeal is available और हाई कोर्ट आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील नहीं दे रही है, the court may at its discretion grant special leave, okay, up to appeal against a judgment of any court या फिर ट्रिब्यूनल, जैसे हाई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या किसी भी कोर्ट के, ठीक है, एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। इनके केस में आप स्पेशल लीव अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये पूरा पावर खुद एक्सरसाइज करती है, जिसके अगेंस्ट में आप अपील नहीं कर सकते हो स्पेशल लीव के अंडर भी, अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो इट इज नॉट अ राइट, इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी डिस्क्रिशनरी रेमेडी। जैसे हाई कोर्ट ने अगर डिसमिस कर दिया आपका अपील और आपके पास आगे कोई स्टैट्यूटरी अपील नहीं अवेलेबल है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ अपील नहीं मिला है, सो यू मे फाइल एन एसएलपी बिफोर द सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्टिंग द सुप्रीम कोर्ट कि आपके मैटर को वो हियर करे। ठीक है, तो मेनी फेमस एग्जाम्पल्स आर देयर, जैसे कि क्रिमिनल सिविल मैटर्स में, जैसे निर्भया केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा थ्रू द अपेलेट प्रोसेस, मेकिंग आर्टिकल 136 वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड प्रोविजंस भी। ठीक है, तो नो अपील लेफ्ट, तो फिर आप किसके अंडर जाओगे? एसएलपी फाइल करोगे कि हमें अलाउ कर दो अपील फाइल करने के लिए, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट ऑफ अपील मिल नहीं रहा है या आगे स्टैट्यूटरी रेमेडी हमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसके बाद आते हैं रिव्यू पेटिशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आर्टिकल 137 में आता है। तो रिव्यू पेटिशन का सिंपल मतलब होता है कि कोर्ट जो है वो खुद के ही जजमेंट को, ठीक है, खुद ही को वो रिव्यू करता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज इट्स ओन जजमेंट वेयर देयर इज एन एरर अपेरेंट ऑन द फेस प्राइमा। ओके, सो यहाँ पे आपका जो है वो प्राइमा फेसी, ठीक है, आपका जो एरर है सामने वो देखेगा, एंड द कोर्ट डज नॉट रीहियर द एंटायर केस, वो सिर्फ ऑब्वियस मिस्टेक्स को करेक्ट करता है। तो वो होता है रिव्यू पेटिशन। तो जैसे अगर आपका जो जजमेंट आया, डिक्री आया, ठीक है, तो डिक्री के अगेंस्ट में आपका हुआ अपील, फाइन, अपील से भी अग्री तो आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने मान लो वापस अपहेल्ड किया हाई कोर्ट के ही डिसीजन को। अब आप चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलती की है, आपको लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को आप बोलोगे कि प्लीज अपने ही डिसीजन को रिव्यू करो। तो रिव्यू पेटिशन आप फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट में टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ठीक है, उसके बाद रिव्यू पेटिशन हो गया। रिव्यू पेटिशन में भी अगर आप अग्रीव्ड हो, फिर भी रिव्यू करने के बाद भी आपके अगेंस्ट ही रहा जजमेंट, तो फिर आप क्यूरेटिव डालते हो, वो भी हम आगे समझेंगे। क्यूरेटिव इज द लास्ट रिजॉर्ट या लास्ट रेमेडी अवेलेबल बिफोर कोर्ट्स फॉर यू, ठीक है, फॉर द अक्यूज्ड पर्सन, आई मीन। फाइन।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एन इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजन वाज ओवरलुक्ड व्हाइल डिसाइडिंग अ केस। तो आपको ऐसा पता भी चला या सुप्रीम कोर्ट को खुद भी दिखा, तो रिव्यू पेटिशन में बी फाइल टू ब्रिंग दिस टू द कोर्ट्स अटेंशन। तो आप एक पेटिशन फाइल कर दोगे उसके लिए। ठीक है, फेमस एग्जाम्पल ले लो सबरीमाला टेम्पल केस का। सबरीमाला टेम्पल का केस वी ऑल नो। ठीक है, कि एक डीटी के रिगार्डिंग है, जहाँ पे अगर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन एंटर कर सकती है नहीं कर सकती, उस पर पूरे इश्यूज चले एंड ऑल। ठीक है, सो मल्टीपल रिव्यू पेटिशंस वर फाइल्ड जब जजमेंट आया अगेंस्ट द ओरिजिनल जजमेंट। ठीक है, लीडिंग द कोर्ट टू कंसिडर ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। और जब रिव्यू पेटिशन फाइल होता है तो बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस भी इन्वोक हो ही जाते हैं। तो मेमोरी ट्रिक इसका ये है कि जज सेज लेट्स चेक इफ वी मेड अ मिस्टेक। आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं क्यूरेटिव पेटिशन पे। ये होता है फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रिव्यू पेटिशन से भी डिससेटिस्फाइड हो तो क्यूरेटिव डालोगे। फाइल्ड आफ्टर रिव्यू पेटिशन इज डिसमिस्ड, इट एग्जिस्ट टू प्रिवेंट अ ग्रोस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। तो जब भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है तभी क्यूरेटिव पेटिशन अलाउ करता है। तो आपका रिव्यू पेटिशन अगर डिसमिस हो गया, कोर्ट को लगा कि कुछ भी हमें एरर अपेरेंट दिख ही नहीं रहा है, तो हम आपका रिव्यू पेटिशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो फिर लास्ट रिजॉर्ट होगा आपका क्यूरेटिव पेटिशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आप कोई पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हो। फाइन, इसके बाद सिर्फ मर्सी पेटिशन आता है प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, तो अ लिटिगेंट बिलीव्स द जजमेंट सफर्स फ्रॉम अ फंडामेंटल प्रोसीडरल डिफेक्ट। रिव्यू पेटिशन के बाद भी वो डिफेक्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर रिलीफ में बी सॉट थ्रू अ क्यूरेटिव पेटिशन। जैसे कि क्यूरेटिव पेटिशन हुआ फाइल्ड इन निर्भया केस। तो जो अक्यूज पर्सन थे, जो उस केस में रेपिस्ट थे, ठीक है, कन्विक्टेड, या अभी तो डेथ पेनल्टी मिल गई है, लेकिन उनके केस में क्या था कि पहले उन लोगों ने अपील किया, हार गए, फिर रिव्यू पिटिशन फाइल किया, वो भी डिसमिस हुई, उसके बाद फिर क्यूरेटिव भी डाला और बाद में मर्सी पिटिशन भी डाला था उन्होंने। ठीक है, सो आफ्टर द रिव्यू पिटिशंस वर डिसमिस्ड, शोइंग नाउ रेयर एंड फाइनल दिस रेमेडी इज, शोइंग हाउ रेयर एंड फाइनल दिस पर्टिकुलर रेमेडी इज। ठीक है, तो ये जो है ये रेमेडीज के तौर पे ये पेटिशंस दिए गए ताकि अक्यूज के पास भी कोई वेपन हो अपने राइट्स के लिए लड़ने का, इवन आफ्टर कन्विक्शन। तो उनके लिए भी थोड़े से वेपन्स बनाए गए हैं। ठीक है, फिर अगला आ जाता है कंटेम्प्ट पेटिशन। तो कंटेम्प्ट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। मतलब आपने कोर्ट का अपमान किया हो, इंसल्ट किया हो, तो तब बिल्कुल हो सकता है ये। तो फाइल्ड व्हेन समवन डेलिबरेटली डिसोबेज अ कोर्ट ऑर्डर भी, उसके ऑर्डर को आप फॉलो नहीं कर रहे हो जो भी उस पर्टिकुलर सूट में पास किया गया, और इंटरफेयर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो तब ये दिया जाता है। सिविल केस में सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल केस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट। की आप ऐसे सनी देओल जैसे तारीख पे तारीख आके चिल्ला दिए तो वो भी कंटेम्प्ट ही लगा देगा सिविल कंटेम्प्ट के केस में। ठीक है, कि अगर एडजर्निंग हो रही है हियरिंग्स एंड ऑल, तो दैट टाइम तो कोर्ट ऑर्डर्स अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू रिमूव इलीगल एनक्रोचमेंट्स। अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है म्यूनिसिपैलिटी को कि आपने ये जो कब्जा किया है लैंड ये इलीगल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अथॉरिटी रिफ्यूजेस टू कंप्लाई, तो कंटेम्प्ट पेटिशन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट इट। ठीक है, और अगेन कोई भी म्यूनिसिपैलिटी या पब्लिक ऑफिस जब इलीगल काम करती है तो आप बिल्कुल रिट भी फाइल कर सकते हो उसे नोटिस में लाने के लिए कोर्ट के। और फिर भी ऑर्डर देने के बाद अगर अथॉरिटी नहीं मानती है तो फिर कंटेम्प्ट लगाता है कोर्ट। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। रिट में आप फर्स्ट हैंड लेके जाते हो वो केस कि आपका डिमोलिश कर दिया गया है, ये म्यूनिसिपैलिटी ने इलीगली किया है, तो मैं रिट फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन कंटेम्प्ट में क्या होता है, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने बोल दिया म्यूनिसिपैलिटी को कि अब आप ये चीज सुधारो, फिर भी अगर म्यूनिसिपैलिटी नहीं सुधार रहा है तब फिर कंटेम्प्ट लग जाता है। थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी बीच में बस बताने के लिए कि जुडिशरी गोल्ड लाया है CGADPO 2026 का बैच, जो कि 23 जून से स्टार्ट हो चुका है। शाम 7 बजे से इसकी बैच की टाइमिंग होती है, और इस पर्टिकुलर आप ये जो कोर्स है इसमें आपको ऑनलाइन लर्निंग मोड पे सिखाया जाएगा, बाइलिंगुअल क्लासेस होती है, कंप्लीट लॉ का कवरेज मिलेगा, रिकॉर्डेड GK GS के लेक्चर्स मिलेंगे, 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे थॉरो प्रैक्टिस के साथ, बिल्कुल एग्जाम लाइक फील देने के लिए। और इतना ही नहीं, वैलिडिटी है एग्जामिनेशन तक, आपके पास वैलिडिटी रहेगी। और स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड इसका लर्निंग प्रोग्राम होता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इसके अराउंड तो हमारे इस IVR नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो और आपकी सारी क्वेरीज हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे। सो डू चेक इट आउट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर, वापस आते हैं पेटिशंस पे। ठीक है, तो कंटेम्प्ट पिटिशन हमने समझा, जैसे प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट केस ले लो जिसमें 1 रुपी का उन्होंने एक
चार्ज लगाया था कॉम्पनसेशन के तौर पे। ऑफ कोर्स तो उस तरह के कुछ फेमस केसेस हैं। देन क्रिमिनल अपील पिटिशन पे आते हैं। अब क्रिमिनल अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन से डील करता है ये बेसिकली। तो यहाँ पे फाइल टू चैलेंज अ कन्विक्शन, एक्विटल और सेंटेंस बिफोर अ हायर कोर्ट। तो कोई भी आप अपेलेट कोर्ट में जो अपील डालते हो, ठीक है, अगर आप कन्विक्टेड हो तो उसके अगेंस्ट में, या अगर आप एक्विट हो गए हो तो जो प्रोसिक्यूशन है वो अपील लगा सकता है। जो भी अग्रीव पार्टी होगी वो अपील करते हैं, ठीक है। तो वहां वो बनते हैं अपेलेंट, और जो अदर पार्टी होती है वो बन जाती है रिस्पोंडेंट, ठीक है। हायर कोर्ट के सामने होता है मूविंग अप थ्रू दी क्रिमिनल अपेलेट हायरार्की। जैसे अगर सेशंस कोर्ट ने कन्विक्ट किया है अक्यूज को, अक्यूज में अपील बिफोर दी हाई कोर्ट, एंड सर्टेन हाई कोर्ट डिसीजंस कैन देन बी चैलेंज बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट। तो आप जो हायरार्की के हिसाब से बढ़ते हो, ये बेसिकली वही है, ठीक है। जैसे कि मेनी डेथ पेनल्टी केसेस इंक्लूडिंग याकूब मेमन या निर्भया मैटर्स में भी क्रिमिनल अपेलेट प्रोसेस के थ्रू अपील्स हुए थे। निर्भया रेप केस के जो कन्विक्टेड थे उन लोगों ने भी अपील किया था। अपील जब रिजेक्ट हुआ एंड ऑल, उसके बाद फिर रिव्यू पिटिशन डाला था, फिर क्यूरेटिव, फिर मर्सी। तो निर्भया रेप केस का जो हायरार्की है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा जब आप ये समझ जाओगे कि कैसे अपील्स यानी पिटिशंस वर्क करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल यही सारे होते हैं। तो क्रिमिनल जजमेंट में क्रिमिनल अपील होती है, तो वही ये बात कर रहा है क्रिमिनल अपील पिटिशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ पेटिशन पे, जो कि है सिविल अपील पेटिशन। उसके बाद सिविल अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, तो फाइल टू चैलेंज जजमेंट्स डिलीवर्ड इन सिविल डिस्प्यूट्स। सो तो सिविल डिस्प्यूट्स जो डिक्री पास होता है, तो जजमेंट आपका बेसिकली होता है रीजनिंग्स, जिसमें कोर्ट बताता है कि ये पार्टी जीता है, ये हारा है बेसिकली। और फिर डिक्री जो होता है जजमेंट के बाद आती है, जिसमें डिक्री में बोला जाता है कि आपके राइट्स क्या है, कि ये जीता है तो इसको इस प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा मिलेगा। ये सारी राइट्स एंड लाइबिलिटीज लिखित में, रिटन में अच्छे से लिख दी जाती है, तो वो होती है डिक्री। तो आपकी जो अपील होती है वो सिविल केसेस में डिक्री के अगेंस्ट ही लाई करती है, जजमेंट के नहीं बल्कि डिक्री के अगेंस्ट में। एंड डिक्री इज अ कॉन्सेप्ट जो सिविल डिस्प्यूट्स में ही यूज किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे अगर आप इफ यू लूज अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हाईकोर्ट के सामने, यू मे फाइल अ सिविल अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट। तो अपील्स जो है आपकी स्टैट्यूटरी राइट्स होती है, ये अगर दी गई है एक्ट में तभी आप अपील कर सकते हो। अगर किसी एक्ट ने अपील को बार कर रखा है कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाओगे। तो अपील्स जो है आपकी फंडामेंटल राइट नहीं होती है कि एनी विच वेज आपके पास होगी ही। ये आपकी स्टैट्यूटरी राइट होती है, जिसमें स्टैट्यूट ने आपको पावर देनी चाहिए। स्टैट्यूट ने अगर आपको पावर दिया तो ही आप अपील कर सकते हो, ठीक है। तो सिविल डिस्प्यूट में भी सिविल अपील होता है, बेसिकली यही है। तो ये प्रॉपर्टी मैटर्स, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली मैटर्स, इस तरह के सिविल डिस्प्यूट्स में ये काम आते हैं। फाइन, अगला होता है इलेक्शन पिटिशन। तो जब भी हम इलेक्शन पिटिशन की बात करते हैं, तो हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट और आर्टिकल 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो ये जो एक्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग ये आर्टिकल ही होता है। सो फाइल टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ एन इलेक्शन, अगर आपको किसी इलेक्शन को चैलेंज करना है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ घपला हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इलेक्शन पिटिशन फाइल करते हो। कंसर्निंग द एमपीज एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑर्डिनरीली tried by the high court, तो usually high court try करता है election petition, and disputes over the president vice president election fall under supreme court। और जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। बाकी कहीं के भी इलेक्शंस आप जो लेके जा रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, ठीक है, इंडिया में कहीं के भी, तो वो हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 71 का जुरिस्डिक्शन इन्वोक होता है, ठीक है। लाइक अ कैंडिडेट एलिजिस करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस, का आपको लग रहा है कि वो करप्शन कर रहा है, तो इलेक्शन पिटिशन आप फाइल कर सकते हो टू चैलेंज दी डिक्लेयर्ड रिजल्ट जो आएंगे उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में, ठीक है। जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का सबसे फेमस लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशन का केस, जहां इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज चैलेंज्ड, और यही था जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी बना था, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका इलेक्शन पिटिशन समझने का, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आर्बिट्रेशन पिटिशन पे, बहुत इजी। ये आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के अंदर फाइल होता है। फाइल टू सीक द अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर जो आपको रिलीफ देगा, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर जो होता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा हुआ है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है तो मैं आर्बिट्रेशन में जाऊंगा, तो आर्बिट्रेटर आप खुद डिसाइड करते हो और उसका जो भी डिसीजन आता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। सो टू कंपनी साइन एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, कोई डिस्प्यूट अराइजेस एंड वन पार्टी रिफ्यूजेस टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, तो दूसरा
अप्रोच कर सकता है कॉम्पिटेंट कोर्ट को फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट। तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना हुआ है, लेकिन दूसरा जो पार्टी है वो उसी को ब्रीच कर रहा है कि नहीं, लिखा भी हुआ है तो भी मैं नहीं जाऊंगा। तो तब जो अग्रीव पार्टी होगी वो कोर्ट जा सकती है, कोर्ट से बोल सकती है कि आप प्लीज एक अपॉइंटमेंट करा दो आर्बिट्रेटर का, ताकि एनफोर्स हो सके मेरा ये अग्रीमेंट। तो इसलिए कोर्ट जाते हैं। बाकी बाकी जो डिसीजन है, जो डिसाइड करेगा, वो आर्बिट्रेटर ही होगा। बस उसको अपॉइंट कराने के लिए वो कोर्ट की मदद ले सकता है, अगर दूसरी पार्टी आनाकानी कर रही हो तो। ठीक है, तो की पॉइंट, कोर्ट स्टेप इन फॉर लिमिटेड डिफाइंड पर्पसेस, जैसे कि अपॉइंट करने के लिए ही। ठीक है, नॉट टू डिसाइड द डिस्प्यूट, बट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए कोर्ट जो है वो आ सकती है। तो तब आर्बिट्रेशन पिटिशन लगाई जाती है कोर्ट में कि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो हमारे डिस्प्यूट के लिए, क्योंकि ये मान नहीं रहा है। तो वो बस अपॉइंट करेगा कोर्ट, यहाँ पे डिसाइड नहीं करेगा केस। केस जो है वो आर्बिट्रेटर डिसाइड करता है। ठीक है, फिर ओरिजिनल सूट जो है, हम लास्ट इसमें आ जाते हैं। तो ओरिजिनल सूट में बोला गया है, इन्वोक्स द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन फॉर डिस्प्यूट्स डायरेक्टली बिटवीन गवर्नमेंट या सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट पे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट चल रही है रिगार्डिंग लीगल राइट्स बिटवीन टू गवर्नमेंट्स। कौन कौन से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, कौन कौन से मैं कर सकता हूँ किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेकर या कुछ। तो सच अ डिस्प्यूट में इन्वोक द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है, वो बेसिकली हो रही है आर्टिकल 131 के अराउंड, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। जहां डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट नहीं होगी हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन्वोक कर लेगी। तो एक होता है आपका ओरिजिनल सिविल सूट। ठीक है, ओरिजिनल सिविल सूट जो होता है वो आपका वही है जहां प्लेंट फाइल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। लेकिन जब हम ओरिजिनल सूट को रिलेट कर लेते हैं आर्टिकल 131 से, तो ये बात कर रहा होता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से। तो जहां पे भी गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट, 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 इस तरह की पार्टीज होती है और उनके बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट चल रहा होता है, तब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट उठाता है। जैसे कि सेवरल इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ओरिजिनल सूट्स। ठीक है, इनके बीच में जैसे कोई रिवर टाइप का डिस्प्यूट हो गया, किसका कौन सा नदी है, कौन सी ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कैसे कैसे क्या ऑपरेट कर सकता है, ये दो स्टेट्स के बीच में कोई टसल चल रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इन्वोक कर सकता है। तो अगर सेंटर वर्सेस स्टेट की बात होती है, तो फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मिलती है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 131 में। फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे के कोर्ट से स्टार्ट नहीं करते हो। फाइन। तो यही चीज आपको याद रखनी है, नो द रेमेडी नो द लॉ। ये आपके 10 तरह के पेटिशंस हो गए जो आपको एक वीडियो में याद हो गए। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए कि पेटिशंस कौन कौन से होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।